नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के अंतर्गत संघीय प्रणाली, इसके बाद संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध, इन तीन टॉपिक्स को कवर करेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे रख दिया है। आप यदि अपना जो कंटेंट है वो बढ़ाते जाएंगे ज़्यादा तो फिर आपको याद करने में बड़ी दिक्कत होगी। आप अपने को एक दायरे में बांधने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको देखना है कि आपके पास समय कितना है और आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको याद भी हो पा रहा है कि नहीं। आप यदि हर जगह से पढ़ते चले जाएंगे बार बार तो आप एग्ज़ाम में उसका आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो ये जो मुझे समझाना तो वो मैंने समझा दिया। चलो शुरू करते हैं। संघीय प्रणाली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं कि फेडरल सिस्टम होता क्या है। फेडरल सिस्टम में जो केंद्र और राज्य सरकारें होती हैं उनके बीच में शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है कि मतलब ये फील्ड जो होगा वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा और जो ये फील्ड है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा। पहला पॉइंट इसमें दिया गया है कि जो सरकारें होती हैं वो केंद्र और राज्य के बीच संबंध के आधार पर दो तरह की होती हैं, एकात्मक और संघीय। एकात्मक में बोलते हैं यूनिटरी इंग्लिश में, और संघीय को बोलते हैं फेडरल। ये तो मैं बता ही चुका हूँ। तो जो एकात्मक गवर्नमेंट होती है उसमें राज्य की कोई खास भूमिका होती नहीं है। वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वही सब कुछ देखती है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इन देशों में जो सरकार की फेडरल सिस्टम है या संघीय प्रणाली है ये अभी चल रही है। जो संघीय प्रणाली है उसमें जो केंद्र सरकार है या नेशनल गवर्नमेंट है, मतलब राष्ट्रीय सरकार है, उसको केंद्र सरकार या संघ सरकार कहा जाता है। और जो क्षेत्र सरकारें होती हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इनकी विशेषता हम लोग देखते हैं। जो संघीय सरकार होती है इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। दोहरी सरकार होती है, मतलब डोल गवर्नमेंट। केंद्र में अलग सरकार होती है, राज्य में अलग होती है। पार्टी सेम भी हो सकती है जैसे अपने यहाँ है, लेकिन जो केंद्र में रूल कर रहा है वो राज्य में मतलब लोग अलग अलग होंगे। लिखित संविधान मतलब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल सिस्टम में। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है, मैं बता ही चुका हूँ। संसद की सर्वोच्चता होती है, मतलब संविधान की सर्वोच्चता होती है, संसद की सर्वोच्चता नहीं होती है। कि जो संविधान में लिखा होता है वही सर्वोच्च होता है। वही जब कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अंत में वही सही माना जाएगा जो संविधान में लिखा हुआ है। कठोर संविधान होता है, मतलब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। न्यायपालिका जो होती है वो स्वतंत्र होती है। ये मैं संघीय सरकार की विशेषताएं बता रहा हूँ। और द्विसदनीय विधायिका, मतलब जो कानून बना रहे हैं वो दो सदनीय होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा राज्यसभा है और स्टेट गवर्नमेंट में विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्यसभा और लोकसभा ज़्यादातर कानून तो वहीं पे बनते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में विधान परिषद का कुछ खास काम होता नहीं है। तो जो लोकसभा और राज्यसभा दो सदन हैं तो इसी को डिनोट कर रहा है कि जो विधायिका है वो द्विसदनीय होना चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आगे दिया गया है कि जो फेडरेशन है, ये तो हो गया कि फेडरल सिस्टम। अब एक होता है फेडरेशन, तो हिंदी में बोलेंगे महासंघ। तो जो फेडरेशन होता है वो एक ऐसा तंत्र है, पॉलिटिकल सिस्टम है जो अलग अलग यूनिट्स, मतलब राज्य यहाँ पे होंगे, उनके बीच एक समझौते से बना हो, मतलब ट्रीटी या एग्रीमेंट से बना हो। और जो यूएसए है वो 1787 में बना था फेडरेशन, वो विश्व का सबसे पुराना महासंघ है। और कनाडा 1867 में फेडरेशन बना था। अब हम लोग देखेंगे भारत के बारे में कि हमारे संविधान में फेडरल सिस्टम को तो अपनाया गया है, लेकिन
आगे देखेंगे वो कि फेडरेशन शब्द का यूज संविधान में नहीं किया गया है। तो पहले देखते हैं कि जो संविधान बना था उस समय हम लोगों ने इस सिस्टम को क्यों अपनाया। तो इसके दो मुख्य कारण थे कि देश का विस्तृत क्षेत्र, मतलब जो अपना देश है ना, अब ये काफ़ी बड़ा है और सामाजिक और सांस्कृतिक मतलब सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें यदि एक गवर्नमेंट रूल करेगी तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन सही नहीं हो पाएगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसके लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम को वरीयता दी। जो हमारा संविधान है उसमें वर्ड यूज किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब राज्यों का संघ, तो उसमें फेडरेशन यूज नहीं किया गया है। तो उसके भी दो कारण हैं। सब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ उस पर कहीं पे भी क्वेश्चन बन सकता है, और जो संघीय प्रणाली आपका टॉपिक दिया गया है उसी से क्वेश्चन बनेगा। जो लोग यूपी SSSC के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं अभी, तो वो अच्छे से जानते होंगे कि जो लिखा हुआ है आपके सिलेबस में वही पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं जिन लोगों ने अभी लेखपाल परीक्षा दी होगी। उसमें जो आपका चौथा पार्ट था ग्रामीण परिवेश, उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें ज़्यादातर योजनाओं के बारे में क्वेश्चन बने थे। तो सिलेबस आप उठा के देखिए, उसमें योजनाएं ही लिखी हैं ज़्यादातर, और लोगों ने पता नहीं क्या क्या पढ़ाया, कितनी मैराथन क्लासें चलाई, दिन रात पता नहीं क्या क्या पढ़ा डाला। और जो उसमें पूछा गया था मुश्किल से आप 2-4 दिन पढ़ लेते केवल मेन योजनाएं, तो उसमें अच्छे नंबर आ सकते थे। तो जो इंडिया का संविधान है उसमें फेडरेशन शब्द यूज ना करने के दो कारण क्या लिखे हैं कि जो भारत का जो मतलब बना वो राज्यों के बीच समझौते से नहीं बना, मतलब जो स्टेट्स हैं उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं बना है, और ना ही हमारे यहाँ जो राज्य हैं वो संघ से अलग होने का कोई अधिकार रखते हैं। इसलिए हमारे जो संविधान है उसमें फेडरेशन शब्द का यूज ना करके यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का यूज किया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट को हिंदी में राज्यों का संघ बोलते हैं। फेडरेशन मतलब महासंघ, यूनियन है क्योंकि यह इंडेस्ट्रक्टिबल है। जो अपने यहाँ का जो यूनियन है मतलब यूनियन ऑफ इंडिया वो इंडेस्ट्रक्टिबल है कि यहाँ के जो राज्य हैं वो अलग नहीं हो सकते। आपने सुना भी होगा बीच बीच में कभी कभी कोई राज्य बोलता रहता है कि हम अलग हो जाएंगे। अभी तमिलनाडु का चल रहा था न्यूज़ में लेकिन वो बोलें कुछ भी, होना है नहीं कुछ। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि जो भारतीय महासंघ है वो कनाडा के मॉडल पर बेस्ड है। जो इंडियन फेडरेशन है वो कनाडा के मॉडल पर बेस्ड है, और कनाडा का मॉडल अमेरिकी मॉडल से आधारभूत मतलब बेसिक नेचर में भिन्न है, क्योंकि जो कनाडा का मॉडल है वो केंद्र में एक शक्तिशाली गवर्नमेंट बनाता है, जबकि जो USA का मॉडल है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेट्स को काफ़ी पावर देती हैं। आपने सुना भी होगा वहाँ पे तो सिटीजनशिप भी आपको स्टेट्स की और USA की अलग अलग लेनी होगी। हम लोग देखते हैं कि जो हमारा संविधान है उसकी संघीय विशेषताएं क्या हैं, मतलब फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डुअल पॉलिटी, दोहरी राजनीति है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। लिखित संविधान, शक्तियों का बंटवारा, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका। अभी मैंने इससे पहले ऊपर लिखी थी जो फेडरल सिस्टम की विशेषताएं हैं ये मैं रिपीट हो गई। तो भारत का संविधान भी इन विशेषताओं को अपनाता है, मतलब ये विशेषताएं हैं भारत के संविधान में। इसका मतलब भारत का संविधान एक फेडरल सिस्टम है। अब एकात्मक की भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे शक्तिशाली केंद्र, मतलब केंद्र और राज्य अलग अलग तो हैं लेकिन केंद्र को ज़्यादा पावर दी गई है। ये एक यूनिटरी मतलब एकात्मक विशेषता है। राज्यों का केंद्र से अलग ना हो पाना, मतलब जो राज्य हैं वो केंद्र से अलग होने की शक्ति नहीं रखते हैं। एक संविधान है, मतलब राज्यों का और केंद्र का अलग अलग संविधान नहीं है। संविधान का लचीलापन, तो जो भारत का संविधान है वो कठोर भी है और लचीला भी है। तो जो लचीलापन है संविधान में, मतलब कुछ जो प्रावधान है संविधान में वो संसद में नॉर्मल मतलब सामान्य मेजॉरिटी से बदले जा सकते हैं। तो इसीलिए संसद जो हमारा संविधान है वो लचीला भी है, कठोर भी है। इकहरी नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप, आपको राज्य की मतलब आपको इंडिया की
यदि सिटीजनशिप आपको प्राप्त है तो आपको राज्यों की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली मिल जाती है। एकीकृत न्यायपालिका मतलब इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, यहाँ पे जो न्यायालय हैं वो इंटीग्रेटेड है, मतलब एक निश्चित ऑर्डर में काम करते हैं, मतलब लोअर लेवल अपर लेवल उनके कानून अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। भारतीय प्रशासनिक सेवा जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं वो केंद्र सरकार इस पे चुनाव करती है, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है ना जो संघ लोक सेवा आयोग, वो इस पे कैंडिडेट्स का चयन करता है और चयन करने के बाद सेंटर तथा स्टेट्स दोनों में उनकी अपॉइंटमेंट करता है। तो ये एकात्मक विशेषता है हमारे संविधान की। और राज्यपाल की नियुक्ति कि जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं, तो ये भी हमारे संविधान की एकात्मक विशेषता है। आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। कोई भी पूछ सकता है कि बताइए इनमें से क्या हमारे संविधान की एकात्मक विशेषता है, क्या हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था है या क्या नहीं है, निगेटिव सेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, जहाँ पे अनुच्छेद जरूरी है मैं वहाँ पे अनुच्छेद रखूँगा, आपको ज़्यादा अनुच्छेद दिमाग में घुसाने नहीं है, पेपर निकालना है। आप मेन बात ये समझिए, विद्वान नहीं बनना है। और आप ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं ये भी ध्यान रखना है, सिविल सर्विसेज की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अनुच्छेद 1 है उसके अनुसार भारत राज्यों का संघ है, तो भारत अनुच्छेद 1 के अनुसार यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया भारत को। और भारत में सहकारी संघवाद है, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कि केंद्र और राज्यों के बीच भाईचारा बने रहे। अब नीति आयोग की बात करेंगे। जो अभी नीति आयोग पहले होता था योजना आयोग, उसको समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। ये भी भारत में सहकारी संघवाद मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। कुछ अब अनुच्छेद हैं वो हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 153 है वो राज्यपाल के पद से संबंधित है। जो 155 है वो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ये कहता है। और अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियाँ निहित हैं। और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति इसमें दी गई है। इतने आप याद रखिए, आगे जो ज़रूरी होंगे वो मैं फिर बताऊँगा। SR बोमई केस इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, कर्नाटक के ये CM थे शायद SR बोमई, तो इनका और केंद्र सरकार के बीच में एक केस हुआ था SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन है प्रेसिडेंट रूल लगता है वो केवल संवैधानिक विफलता पे ही लगेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर पे। इस बात पे नहीं लग सकता कि यहाँ पे वो लोग सही तरह से शासन नहीं कर रहे हैं। तो हो गया पहला पार्ट इसका कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश। जितना मैंने यहाँ पे दिया है मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। यदि आप पढ़ेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। तो संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि संविधान का भाग 1 में अनुच्छेद जो 1 से 4 तक हैं वो संघ और इसके क्षेत्र को बताते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। और ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ये भी क्वेश्चन इस पे बन चुका है कि संविधान में अपने देश का नाम क्या लिखा हुआ है, तो 2 नाम लिखे हैं, इंडिया और भारत। हिंदुस्तान कहीं पे भी संविधान में नहीं कहा गया है, तो इंडिया और भारत 2 नाम दिए गए हैं संविधान में कि हमारे देश के 2 नाम हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के क्षेत्र 3 वर्गों में विभाजित किए जाते हैं कि जो भारत का एरिया है वो 3 तरह का हो सकता है। राज्यों का क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश यूटीज, और वो क्षेत्र जो भारत सरकार किसी भी समय अधिग्रहित कर सकती है। 3 क्षेत्र ये आते हैं भारत के एरिया के अंतर्गत, मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया में। अब हम लोग देखते हैं राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा उनके क्षेत्र संविधान की पहली अनुसूची में दिए गए हैं। तो जो नाम है ना राज्य और यूटी के, वो जो संविधान की पहली अनुसूची है, अनुसूची को इंग्लिश में बोलते हैं शेड्यूल, तो फर्स्ट शेड्यूल में दिए गए हैं। और वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इंडिया में हैं अभी। अनुच्छेद 2 ये कहता है कि संसद को यह शक्ति है कि वो भारत संघ में नए राज्य शामिल कर सकती है और या नए राज्यों की स्थापना कर सकती है।
आपको अनुच्छेद 2, 3, 4 ये सब याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद भारत के वर्तमान राज्यों से नए राज्य बना सकती है तथा उनके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। मतलब जो राज्य हैं उनसे नए राज्य भी बना सकती है और जो एरिया है स्टेट्स का उनको भी कम ज़्यादा कर सकती है। जो 100वां संविधान संशोधन कानून 2015 में आया था उसके अनुसार भारत ने अपने कुछ पार्ट को बांग्लादेश को देने और बांग्लादेश का कुछ पार्ट, मतलब जो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में सीमा में जो दिक्कत थी ना, डिस्प्यूट जो होते थे, बॉर्डर डिस्प्यूट, उसको ख़त्म करने के लिए ये 100वां संविधान संशोधन कानून पास किया गया था। तो क्या किया, भारत ने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया और बांग्लादेश ने कुछ क्षेत्र मतलब भारत को दिया। तो इस तरह से अब भारत और बांग्लादेश के बीच कोई सीमा विवाद नहीं है, वो सुलझ चुका है 2015 में। स्वतंत्रता के समय भारत ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों में विभाजित था। मतलब जब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ था तो इसमें 2 पार्ट थे, एक थे ब्रिटिश प्रोविंस कुछ थे और बहुत सारी रियासतें थीं। फजल अली आयोग जो 1953 में बना वो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से संबंधित था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि फजल अली आयोग किससे संबंधित था, या ईयर भी पूछ सकता है। तो ये हो गया आपका संघ और केंद्र शासित प्रदेशों। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस, मतलब केंद्र राज्य संबंध। तो मैंने बताया कि हमारे संविधान की जो प्रकृति है वो संघीय है, फेडरल है, और इसमें राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें यूनिटरी भी हैं, एकात्मक भी हैं, जैसे जुडिशियरी हो गई। यद्यपि केंद्र व राज्यों के क्षेत्र अधिकार क्षेत्र निर्धारित है, परंतु संघीय तंत्र की सफलता के लिए उनके बीच सद्भाव और समन्वय आवश्यक है। बता ही चुका हूँ मैं। इसके लिए संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों का विस्तृत वर्णन है। तो जो केंद्र राज्य संबंध है उनको 3 क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध। विधायी मतलब कानून बनाने से संबंधी, प्रशासनिक मतलब रूल करने से संबंधित, वित्तीय मतलब जो पैसा खर्च करना है वो कहाँ से क्या आएगा उससे संबंधित। तो अनुच्छेद आपको याद रखनी है। तो विधायी संबंध है जो कहाँ से कहाँ तक है, 245 अनुच्छेद से 255 तक। जो प्रशासनिक संबंध है वो अनुच्छेद 256 से 263 तक, और जो वित्तीय संबंध है वो अनुच्छेद 268 से 293 तक हैं। और हमारे संविधान के भाग 11 में यदि ये भी क्वेश्चन बन है कि केंद्र राज्य संबंध हमारे संविधान में कहाँ दिए गए हैं, तो भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 293 के बीच में दिए गए हैं। ऊपर जो सबसे पहला अनुच्छेद 245 था और लास्ट में नीचे सबसे 293 में था, तो 245 से 293 में दिए गए हैं और भाग 11 में दिए गए हैं। अब 3 सूचियों के बारे में देखते हैं कि जो विधायी विषय हैं, मतलब किस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, वो जो मामले हैं उनको 3 सूचियों में बनाया गया है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कि कौन मामले संघ सूची में हैं, कौन राज्य सूची में और कौन समवर्ती सूची में है। जो संघ सूची है उसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और उसमें अभी 100 विषय शामिल हैं। आपको विषयों की संख्या भी याद रखनी है। जो राज्य सूची है उसमें नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है और उसमें अभी 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार संघ और मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है, लेकिन यदि कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी वही माना जाएगा। और इसमें अभी 52 विषय हैं, 100, 61, 52, ये आप याद रख लिए नंबर 100, 61, 52। इनमें जो मामले हैं उनको आप अपनी कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि क्या मामला केंद्र सरकार के लिए इम्पोर्टेंट है, क्या राज्य सरकार। जैसे डिफेंस हो गया, स्पेस हो गया और फॉरेन रिलेशंस हो गए, ये केंद्र में होंगे। राज्य में आते हैं जैसे कृषि और टैक्स, ये वाला बॉर्डर कौन सा टैक्स होता है जो मेलों से जो टैक्स होता है, लिकर जो मतलब जो दारू से टैक्स मिलता है, और मनोरंजन कर जो बनता है ये राज्य सूची में आता है। अगला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट दिया गया है कि जो अनुच्छेद 312 है उसके अकॉर्डिंग जो नई प्रशासनिक सेवाएं मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के लिए राज्यसभा
के पास स्पेशल पावर है, मतलब इसके लिए पहले राज्यसभा में प्रस्ताव लाना है, ज़रूरी है। लोकसभा में प्रस्ताव आप नहीं ला सकते। यदि आप नई ऑल इंडिया सर्विस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले राज्यसभा में प्रस्ताव लाना इम्पोर्टेंट है। तो राज्यसभा को इस मामले में विशेषाधिकार प्राप्त है। राज्य लोक सेवा आयोग मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं, परंतु उनको हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ये याद रखना है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन उनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अब हम लोग आपातकाल देखते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। उसमें केंद्र राज्यों को किसी भी मामले में कार्य आदेश पारित कर सकता है, मतलब सारी पावर केंद्र सरकार के पास चली जाती है। 352 राष्ट्रपति शासन, इसके दौरान सारी शक्तियाँ और राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। और जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी परिषद वस्तु एवं सेवा कर परिषद, ये अनुच्छेद 279 A में है इसका प्रावधान। वित्त आयोग मतलब फिनेंस कमीशन, ये अनुच्छेद 280 में है और ये हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा गठित होता है। अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह, नंद किशोर सिंह। आगे इसमें अब बताया गया है आपको। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित 3 आयोग आपको याद रखने हैं। राजमन्नार आयोग जो 1969 में बना था, सरकारिया आयोग 1983 में बना था, पुंछी आयोग 2007 में बना था। सरकारिया आयोग के सुझाव पे 1990 में अंतरराज्यीय परिषद मतलब इंटर स्टेट काउंसिल का गठन हुआ था। और ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है अभी इसको अनुच्छेद 263 में रखा गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। जो वित्त आयोग है, जो फिनेंस कमीशन है, वो एक अर्ध न्यायिक संस्था है, मतलब क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, जो 280 अनुच्छेद में है ना। वो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे और अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। मैं बता ही चुका हूँ, NK सिंह मतलब नंद किशोर सिंह। नीति आयोग का गठन मैं बता ही चुका हूँ। नीति आयोग एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक संविधानेतर संस्था है, मतलब नीति आयोग के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है संविधान में, तो उनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। यह केंद्र व राज्यों के मध्य सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देता है, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। नीति आयोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है, बता ही चुका हूँ। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं बाई पोस्ट। उपाध्यक्ष भी हैं वो सुमन बेरी हैं, और जो CEO हैं वो पहले अमिताभ कांत थे, अभी चेंज हुए हैं, वो हैं परमेश्वरन अय्यर। तो ये हो गया आपका पार्ट कंप्लीट। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध, जो भी इसमें इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया है। आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।